नमस्कार साथियों, क्या हाल है? कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी यानी यूनिट 16, फिजिक्स की यूनिट 16 जो आपकी है साइंस की, उसकी बात करने वाले हैं। ये जो यूनिट है आप लोगों की काफी यूनिट बड़ी है। इससे पूरा 12th का पोर्शन कवर किया गया हुआ है। इसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी है आप लोगों की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पूरा मैग्नेट है आपका, और पूरी आपकी लाइट है, ठीक है। तो आज हम जो पहला पार्ट लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट लेके आए हैं, और पहले पार्ट हम क्या पूरा सब बेसिक पढ़ने वाले हैं। फिर सेकंड पार्ट अपन लाइट का लेके आएंगे, लेकिन इसकी भी क्लास 1-2 क्लास हो सकती है क्योंकि ये काफी बड़ा पोर्शन है। तो इसको हम 3-4 क्लास में खत्म कर देंगे, और फिर इसके हम कम से 100 से ऊपर क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और देरी न करते क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहली बात करते हैं विद्युत आवेश। आवेश हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम आवेश की बात कर लेते हैं। तो आवेश हमारा क्या होता है, पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है। किसी पदार्थ यानी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उन्हें प्रभावित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। कैसी राशि है? अदिश राशि। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, मान लो पहले हम ये बात करते हैं आवेश उत्पन्न कैसे होता है। भाई ये आवेश दो, ऐसे मान लो कि ये कोई स्केल है प्लास्टिक की, ठीक है। उस पर हम क्या करते हैं, सूखे बालों पर रगड़ते हैं, तो आपने कभी देखा होगा इसमें चरचर की आवाज आती है ना। या फिर क्या होता है, इसमें आवेश आ जाता है। या फिर आपने कभी कंबल ओढ़ते हो, जो गर्मियों में क्या होता है कंबल को ओढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, चरचर की आवाज आती है। तो क्या होता है, घर्षण से, प्रेरण से, है ना, क्या होता है हमारे क्या है, कोई पदार्थ में क्या आवेश आ जाता है, मतलब चार्ज आ जाता है, कोई एक गुण आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। मतलब कि गुण होता है वस्तु का जो क्या करता है, अपनी चीजों को आकर्षित करता है, छोटी छोटी चीजों को। ऐसे मान लो स्केल को मैंने बालों पर रगड़ा, आपने कहीं प्रैक्टिस किया होगा। जब हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे उठाते हैं छोटी चीजों को, तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। यानी गुण है उसे हम बोलते हैं चार्ज। ये क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि इस दूसरी वस्तु में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये उसी में रहता है। इसे उसको हम स्थिर आवेश ही बोल देते हैं, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से दर्शा सकते हैं। ये अदिश राशि है हमारी। कैसी? अदिश राशि, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो ये मात्रक की अगर हम बात करें, आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। कूलाम जो हमारा मात्रक है वो कैसा है, वो एम केस मात्रक। कैसा है? एम केस मात्रक है। अगर हम बात करें सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस में क्या होता है, स्थित कूलाम। क्या होता है, स्थित कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थित कूलाम। अगर आपको नहीं पता है एम के सीजीएस, तो आप लोगों की वीडियो डली हुई है मात्रक वाली, वो वाली आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मात्रक वगैरह क्या होते हैं, एम के सीजीएस, ठीक है। एम के हमारा बड़ा मात्रक होता है, इसको हम ऐसे ही मात्रक बोलते हैं कूलाम। और सीजीएस हमारा क्या होता है, छोटा मात्रक से क्या होते हैं, स्थित कूलाम, ठीक है। इसका विमित सूत्र अगर हम निकालें तो भाई देखो, आवेश Q इक्वल टू होता है A इंटू टी। क्या होता है, A इंटू टी, धारा इंटू समय। धारा इंटू समय हमारा क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। अब आवेश आ जाता है तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो। आवेश को हम नापते हो धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, तो एटी आ गया। ये हमारा क्या होता है, इसका विमित सूत्र होता है, ठीक है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इसको। देखो, आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेश क्यों हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव, धनावेश क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब भाई धनावेश वस्तु धनावेशित है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तभी तो क्या वस्तु हुई, धनावेशित हुई। ऋणावेश मतलब क्या होता है कि वस्तु पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए तो वस्तु ऋणावेशित हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, ठीक है। सजातीय आवेश यानी समान, विजातीय यानी कि विपरीत। अब ये क्या है, तो भाई जब समान आवेश होते हैं, जब दो आवेश समान हो, प्लस प्लस के हो, धनावेश धन हो या फिर ऋण ऋण हो, है ना। जब दो आवेश समान हो तो इनके मध्य में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और अब अभी हमारे विपरीत प्रकृति के यानी अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। ऐसे एग्जाम्पल है लड़का और लड़की। एग्जाम्पल लेंगे आप लोगों की, लड़का और लड़की। अब बताओ, लड़का लड़की, लड़का अलग लड़की अलग, ठीक है। तो क्या देखा हो आप लोग, हमेशा इनके बीच में क्या होता है, हमेशा इनके बीच में आकर्षण होता है। इनके बीच में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि समझ जा भाई, इसको देखता है। लेकिन लड़की लड़की हो, लड़का लड़का, तो क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। मतलब सेम सेम क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो अलग अलग दूसरे क्या होते हैं, पास आते हैं, ठीक है भाई, समझ गए। धनावेश तो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेश बाहर जा रहा है, यानी कि वस्तु धनावेशित हो जाएगी, ठीक है भाई। और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वस्तु ऋणावेशित हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो परिमाण होता है वो आपको ध्यान रखना है। E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है
न्यूनतम सबसे कम इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक है, नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर परमाणु पूछे तो परमाणु आपका पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश, यानी इससे कम आवेश संभव नहीं होता है। ठीक है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं होता है, फिर वो अलग कहानी है। अब यहाँ पर आपको इतना पढ़ना है कि इससे छोटा आवेश संभव नहीं होता है। अब बात करते हैं आवेश की मात्रक। तो हमने आवेश का मात्रक पढ़ लिया, दो पढ़े थे हमने, एक कूलम, एक कौन सा, स्तर कूलम। कूलम किसमें होता है, एमकेएस में। स्तर कूलम किसमें होता है, सीजीएस में। हमने दो चीजों को पढ़ ली थी। इसके और मात्रक पढ़ने तो आप और पढ़ सकते हो। पहले तो हम बात करते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू समय। और धारा आप किसमें नापते हैं, सबको पता है भाई कि धारा हम नापते हैं एम्पियर में। नहीं पता तो अभी हम इसके बाद चैप्टर एम्पियर धारा ही आएगा, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, धारा कैसे नापते हैं, एम्पियर में। समय कैसे नापते हैं, सेकंड में। तो इसका एक मात्रक और आ सकता है, एम्पियर इंटू सेकंड। क्योंकि हो सकता है पेपर में घुमा के पूछ लेते हैं। उनको पता है कि कूलम तो सबको पता है भाई, स्तर कूलम सबको पता है, वो ऑप्शन में दे देंगे एम्पियर इंटू सेकंड। अब आप कहो यार ये तो इसका पता ही नहीं कौन सा, हमने तो ये पढ़ा था, आप अलग लगाया हो। जबकि आवेश का एक मात्रक और होता है एम्पियर इंटू सेकंड। क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था धारा इंटू समय, और धारा इंटू समय फॉर्मूले से हमारा क्या निकलता है, मात्रक निकलता है। क्लियर है भाई, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। अब एम्पियर इंटू समय किसमें, एमकेएस में। बताओ तो सीजीएस में क्या होगा, एम्पियर का हो जाएगा स्थित एम्पियर। ठीक है भाई, और सेकंड का तो सेकंड रहता ही है। एक कूलम में हमारे कितने होते हैं, 3 × 10⁹ स्थित कूलम। ये आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी है कि एक कूलम में स्थित कूलम कितने होते हैं। कूलम एमकेएस मात्रक, स्थिर कूलम सीजीएस मात्रक, किसका, आवेश का। पर आपसे पूछे कि एक कूलम में कितने स्थिर कूलम होते हैं, तो आपके 3 × 10⁹ स्थित कूलम। ठीक है, आपको याद रखना है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू क्या होता है, एफ कूलम। क्या होता है, एफ कूलम। कोई कुछ एक्स्ट्रा है आप लोग याद कर सकते हो, कर लेना। एक कूलम में कितने होते हैं, 1/10 एफ कूलम। एक कूलम में 1/10 एफ कूलम, या एक एफ कूलम होती है 3 × 10⁻10 स्थित कूलम। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट, सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का फ्रैंकलिन। कौन सा होता है, फ्रैंकलिन। याद कर लो, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। याद करो, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्योंकि कूलम सबसे बड़ा नहीं है, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का। एक फैराडे में होते हैं 96,500 कूलम। एक फैराडे में कितने होते हैं, 96,500 कूलम। एक फैराडे में कितने होते हैं, 96,500 कूलम। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हुआ, आवेश के बारे में हो गया। आवेश के पूरे क्या है, पूरे आप लोगों के इसके मात्रक हो गए। ठीक है, कुछ मान है वो भी आपको याद हो गए, उससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं। फिर बात करते हैं आवेश की विशेषताएं। आवेश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो भाई ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपकी सिलेबस में टॉपिक दिया है आवेश, तो आवेश का इतना पढ़ा दूंगा कि आवेश में से बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है भाई, ऐसी धारा का भी नहीं पूछेंगे। मतलब हर टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। मैं तो भाई बिलीव करता हूँ, पहले पूरा बेसिक, पहले पूरी थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। क्योंकि क्या होता है, बिना थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं, बिना आप लोग भाई क्या कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये बताएंगे रिजल्ट आएगा तब। अभी हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सर आपने पहले नहीं बताया। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ कि पहले पूरा बेसिक पढ़ो, पूरे कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेरी यही राय रहेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पूरे छपे से नहीं, वो घुमा के पूछते हैं। ठीक है, आपको पूरा बेसिक पता है तो आप उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। आवेश की विशेषताएं कौन सी है, आवेश की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो साथ में हम याद भी करते जाएंगे। आवेश हमारी कैसी राशि, अदिश। आपसे पूछ सकते हैं आवेश अदिश राशि या फिर सदिश राशि, ऑप्शन दे देंगे, जो भी है किसी को घुमा के पूछ सकते हैं। तो पता होना चाहिए कि आवेश क्या है, अदिश राशि होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सजातीय आवेशों का मतलब क्या होता है, प्रतिग्रहण, और विजातीयों में क्या होता है, आकर्षण। सबको होता है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो हमारा होता है प्रतिकर्षण। मतलब दूर दूर भगते हैं समान में, अलग अलग हैं तो पास पास आते हैं, जैसे बता दिया था एग्जाम्पल, तो आकर्षण होता है। चलिए 1.6 10⁻⁹ कूलम बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, सबसे कम आवेश होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश। क्योंकि इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसका क्या मतलब है, मतलब विलगित निकाय। ठीक है, मतलब विलगित निकाय में होता है कि ना तो अंदर से अंदर जाए, ना उससे बाहर निकले। ठीक है, कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। यानी आवेश को हम ना नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए बोलते हैं आवेश
संरक्षण के नियम का पालन करता है, जैसे द्रव्यमान करता है सेम वैसे आवेश। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है भाई? तो क्वांटीकरण ये होता है किसी भी वस्तु का कोई आवेश है ना तो Q इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस एन ही, प्लस माइनस एन और एन इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि जो आवेश देखो ई हमारा क्या है मूल आवेश, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब कोई वस्तु पर आवेश है वो इसका क्या होगा पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज मतलब क्या होगा? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पूर्ण गुणज होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता आधे इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन 3.2 5.2 1.5 पॉइंट बराबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, पूर्ण इलेक्ट्रॉन होगा। पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश है ना यानी इलेक्ट्रॉन ई माना जिसको हमने, उसका एन होता है। एन मतलब पूर्ण गुणज होता है, गुणज मतलब पूरा पूर्ण होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ओके, किसी कण का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। वही कण किस स्पीड से जा रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, आवेश उससे डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम तेज स्पीड जाओ चाहे धीरे धीरे जाओ चाहे लेटते हो जाओ, आवेश को उससे मतलब नहीं है, आपके वेग से उसको कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मूलभूत गुण वही है, बता दिया था मैंने अभी, क्वांटीकरण बता दिया था, संरक्षण बता दिया था, गुण भी बोलते हैं हम, सब वही लिखा हुआ पढ़ लेना। जो जता आप जानते ही हो, मतलब कोई निकाय पर आवेश है वो बटा हुआ है, मान लो Q1 Q2 Q2, तो कुल क्या होगा सभी विवर्तीय आवेशों के योग के बराबर। वो कुल आवेश है ना वो सभी विवर्तीय आवेशों के योग के बराबर होता है। मतलब ऐसे कोई वस्तु पर आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4, तो कुल आवेश क्या होगा सबका योग, कुल आवेश सबका योग हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा आवेश के बारे में बात होगी। फिर उन्होंने एक और बोला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा और देख लो, फिर हमारा आवेश यहाँ पर फिनिश हो जाएगा और आवेश से ज्यादा वो आपसे पूछने वाले भी नहीं है। ठीक है, चलिए कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है तो सुन लो यार अच्छे से, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगता है, मान लो एक माइनस क्यू है और मान लो एक हमारा क्या है प्लस क्यू, चाहे छोड़ो इसको ऐसा ले लो कि भाई दो आवेश हमारे पास Q1 Q2, Q1 दो बिंदु आवेश मान लिया हमने, दो बिंदु आवेश मान लो Q1 और Q2, Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी क्या मान लो R, दोनों एक दूसरे से क्या है R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों क्या रखे हैं एक R दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई बल लगेगा? तो आप ही बताओ, जब दो आवेश हैं दोनों आवेश आस पास आएंगे, क्योंकि आवेश क्या होता है, आवेश वही होता है कि वो कहां तक अपना उसका प्रभाव है। ऐसे मान लो यहाँ Q आवेश है, इस पर Q आवेश फैला हुआ है, कोई इसके पास गया, इस पर बल लगेगा, या तो अपनी ओर खींचेगा ये या अपने ओर धक्का देगा। क्यों? क्योंकि आवेश क्या करता है, या तो करता है प्रतिघर्षण या करता है आकर्षण। तो भाई यहाँ पर जब दो आवेश है Q1 Q2 है तो या दोनों का सेम होंगे तो क्या होगा प्रतिघर्षण, अलग होंगे तो क्या होगा आकर्षण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर दूरी पर रखे। तो कूलाम जी ने कहा, कूलाम जी ने क्या कहा, कूलाम जी ने कहा जब कोई कूलाम के नियम के अनुसार जब दो स्थिर आवेश, स्थिर क्यों बोल रहे हैं, स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्थिर रहते हैं, मतलब फ्लो नहीं करते, ठीक है गति नहीं करते। दो स्थिर आवेश के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या बोल दिया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्यों बोला? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। बता दिया सेम होंगे तो प्रतिकर्षण, अलग होंगे तो आकर्षण। आवेशों के परिमाणों के, परिमाण मतलब होता है आवेशों के मान, जो मानों को बोलते हैं परिमाण, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों गुणा करो उनके समानुपाती, और बीच की दूरी, दूरी कौन दी R, बीच की दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अब समझ जाना। चलिए कहाँ जाओगे, समझ के जाओगे। चलिए देखो ऐसे ही मान लो उन्होंने बोला कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, गुणनफल मतलब Q1 into Q2 गुणा कर दिया, गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, लो मैं लगा दूं, दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, लो समानुपाती, और बीच की दूरी, ये जो बल है वो बीच की दूरी, दूरी कितनी है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लो ऐसा बोल रहे हैं, बस कितना सिंपल बोल रहे हैं कि दो आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाओगे आप, इक्वेशन फर्स्ट के सेकंड नाम दो इसको, जब दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा देखो,
एफ समानुपाती Q1 Q2 तो ऊपर रह जाएंगे और आर स्क्वायर का है व्युत्क्रमानुपाती तो नीचे आ जाएगा, तो इसको हटाओगे देख कांस्टेंट आ जाएगा। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमारे यहाँ पर वो है परावर्तनांक होता है, आप शॉर्ट में कर सकते हो के इक्वल टू 1 मान लो। चलो तो ये बन जाएगा एक सेकंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू बोलो क्या होता है, एफ इक्वल टू बल इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल टू 1 कर दिया हमने, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 लेते हैं, वायु का परावर्तनांक होता है हमारा। अब यहाँ पर इसका मान एक और हो जाता है 9 गुणा 10⁹9, 9 गुणा 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों आपको याद रखने हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर एफ इक्वल टू 9 गुणा 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा होता है कूलाम का नियम, याद हो गया होगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिघट बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोनों को मिला दो आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अनुभव किया जा सके। मतलब कहने का चाहिए, मान लो यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, अब ये आवेश रखा हुआ है, इसका प्रभाव कहां तक है हमको देखना पड़ेगा। मान लो इसका प्रभाव यहां तक है, इसका प्रभाव यहां तक है, तो ये हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र। क्या है विद्युत क्षेत्र, इसके बाहर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसके पास आ गए या तो खींच लेगा या धक्का दे देगा। एग्जाम्पल समझते हैं, बिजली का तार, बिजली का तार है, मान लो इसमें आपने देखा करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारा के कारण। धारा के प्रवाहित होने का क्या होता है, चार जो भी तार है या कुछ भी है उसके चारों क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसके पास हम जाते हैं, चुंबक क्या करती है खींचती है, लेकिन देखा करंट लगता है, कहते हैं चुंबक गए, चुंबक क्या बोलते हैं चुंबक, चुंबक क्या करती है खींचती है अपनी ओर। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी है कि जब क्या होता है चारों ओर जितना प्रभाव में आप जाओगे, दूर खड़े हो तो नहीं, लेकिन जैसे जब हाई टेंशन वाले देखे तार होते हैं, धारा प्रवाहित होती है, चिर की आवाज आती है, उसमें देखो इतने पास, इतने मान लो इतने एरिया तक क्या है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसे आप उस एरिया में गए वो आपको खींच लेगा। तो वो क्या हुआ, उसका प्रभाव हुआ, उसे क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। सेम यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र, क्या है विद्युत क्षेत्र, क्यों आवेश के कारण। जो आवेश है उस ऐसे स्केल है, मैंने रगड़ा था इसमें आवेश आया था, उसे तो आवेश बोलते हैं। अब आवेश मैं यहाँ से स्केल से छोटे छोटे कार्य खींच रहा हूँ तो नहीं खींचेंगे, पर जैसे क्या हुआ, जैसे कार्य कहाँ गए उसके एरिया में गए, उसके विद्युत क्षेत्र में गए, आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उस क्षेत्र में पहुंच गए, तो वो अपनी खींच ले रहा है, इसलिए ना वही तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब कि आवेश का प्रभाव कहां तक है, किस एरिया तक, किस क्षेत्र तक उसका प्रभाव है, दिस इज कॉल्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके भाई चलिए, तो क्लियर है, लिखा है सिंपल भाषा में, आप पढ़ सकते हो इसको। एक सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ही वही होती है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, इसे ई से दर्शाते हैं। राशि ध्यान रखना, तीव्रता हमारी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोलो एक ही बात होती है लगभग। इसको हम दर्शाते हैं किससे, ई से। ये कैसे सदिश राशि, इसमें दिशा होती है इसलिए क्या है सदिश राशि है, इसको ई से दर्शाते हैं, ठीक है। और क्या है इसकी दिशा जो है ना धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। एक फॉर्मूला आप चाहते निकाल सकते हो, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q, E इक्वल टू F अपॉन Q, E इक्वल टू F अपॉन Q0। Q0 क्यों बोल रहे हैं, Q0 यहाँ पर परीक्षण आवेश, हमने परीक्षण आवेश ले लिया, उस पर हमें क्या करना है तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है बल F इक्वल टू तीव्रता इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला होता है बल इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्या होता है आवेश। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं यार, कुछ भी लिख देता हूँ। चलिए बल F इक्वल टू क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू आवेश। अब यहाँ से E निकालो तो क्या आएगा F अपॉन Q0, क्या आएगा F अपॉन Q0। यहाँ से E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो E क्या जाएगा F अपॉन Q0। Q0 यहाँ पर एक कूलम, मान लो आवेश हमारा एक कूलम है, तो E इक्वल टू क्या हो गया F हो गया, यानी कि एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश बोल सकते हो। परीक्षण Q0 क्यों बोला है, जीरो मतलब परीक्षण हम टेस्ट कर रहे हैं। परीक्षण आवेश का मतलब यहाँ पर होता है कि उसको रखने पर
विद्युत क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षण आवेश, परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो छोटा सा आवेश लेते हैं, ना के बराबर, उसको रखने से कोई फर्क ना पड़े, इतना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, इसका मात्रक निकाला है, तो मात्रक क्या है बताओ, एफ अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू जीरो, क्यू जीरो या क्यू बोलो, आवेशी तो है। एफ, एफ मतलब बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का होता है कूलाम। तो क्या बन गया मात्रक, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ध्यान रखो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम बात करें सीजीएस में, तो क्या होगा, न्यूटन का होता है डायन, याद कर लो भाई, डायन, एक थी डायन, ठीक है। न्यूटन का होता है डायन, और कूलाम का होता है स्थित कूलाम। क्या होता है, स्थित कूलाम। एक थी डायन, डायन है, हमारे घर में भी डायन है, चलिए मजाक। डायन, डायन कौन सी, डायन नाम सुन डायन का नाम याद आता है ना, डायन थी। चलो, डायन प्रति स्थित कूलाम, मेरी जिंदगी में भी आई थी वही डायन। चलिए बढ़े आगे। ई का विमी सूत्र निकालना हो तो विमी सूत्र आप निकाल सकते हो। विमी सूत्र निकालने के लिए थोड़ी सी आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, खैर याद कर सकते हो, पर याद कहां तक करोगे भाई, किसका आना है, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ, खैर है ना। चलिए, विद्युत क्षेत्र ई का है ना, देखो ई का हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र विमी सूत्र। बहुत आराम से पढ़ रहे, आराम नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि भाई पूरा पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, और भाई मुझे कोई जल्दी तो होता नहीं मेरे से। चलिए, ई बराबर हमारा फॉर्मूला है एफ अपन क्यू जीरो, और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हमको विमी सूत्र निकालना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एफ मतलब बल, बल का होता है एम एल टी माइनस टू, और क्यू का होता है ए टी। अब कहो सर हमें तो इनका भी नहीं पता, भाई बल का पता होगा तब तो निकाल पाओगे, तीव्रता का तो सिस्टम पता हुआ है, ठीक है। एबीसीडी आएंगी तब इंग्लिश पढ़ना सीखोगे, ये आएंगे तो आप हिंदी पढ़ना सीखोगे, गिनती आएंगी तो आप मैथ सीखोगे, सेम कहानी यहाँ पर है। भाई पहले आपको बल का पता होगा तब आप आवेश का पता होगा तो आप तीव्रता का निकाल सकते हो, और नहीं पता तो पहले बल का निकालना सीखो। बल का क्या होता है, बल का निकाल से सिखा दूंगा। बल इक्वल टू होता है इक्वल टू एम इनटू ए, क्या होता है एम इनटू ए, मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ। और एम इनटू ए मतलब यहाँ से निकाल लो किसका, बल का निकाल सकते हो। और अब ए क्या, यहाँ पर ए त्वरण है, तो त्वरण का भी आना चाहिए, त्वरण का भी निकालना, ए टी टू माइनस टू है ना, एल टी माइनस टू होता है, ठीक है। एम का यहाँ पर एम हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, है ना, देखो आ गया, एम एम का हो गया, और ए का होता है एल टी माइनस टू, यानी कि दूरी बट्टे सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पर एक टी पर जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो एम एल ए माइनस वन और टी माइनस थ्री हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा प्लस का, तो क्या जाएगा माइनस का, और एक माइनस टू पहले से है तो माइनस का थ्री। बाकी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी सब इतना वही लिखा हुआ है, कुछ खास लिखा नहीं। चलिए, इसके बाद कुछ और विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, थोड़ा एसी कम पे था यार, ठीक है। तो ई का मात्रक बता दिया हमने, न्यूटन प्रति कूलम, सीजीएस में डायन प्रति स्थिर कूलम, ठीक है। तो भी बता दिया हम लोगों ने। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होती है, जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा को दिखाती है। मतलब कहने का जो है, एक काल्पनिक वक्र होता है, जैसे मान लो धनावेश है और ये हमारा मान लो क्या है, ऋणावेश है, ठीक है। धनावेश से हमारी किरण निकलती है और कहाँ, ऋणावेश में प्रवेश करती है, ठीक है। धनावेश से निकल रही हैं, ऋणावेश में प्रवेश कर रहे हैं, देखो ऐसे इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बनता जाता है, ठीक है, इस टाइप से हमारा ये बनता जाता है, इस टाइप से बनता जाता है, क्लियर है। तो खींचा गया वक्र होती है, जैसे किसी बिंदु पर, ऐसे कोई बिंदु ले लो, ये रेखा है जो है, देखो इस टाइप से, इसमें कोई बिंदु ले लो, मान लो हमने ये बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया। अब बिंदु हमने ले लिया, इस पर हम कोई क्या खींचे, एक रेखा खींचे है, इसकी रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींचे है, तो ये क्या करेगी, जो रेखा खींची हमने स्पर्श रेखा, वो क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र है विद्युत बल रेखा, ठीक है। तो एक खींचा गया वो काल्पनिक वक्र होता है, काल्पनिक मतलब एक कल्पना करते हैं कि एक वक्र पक्का, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारा ये बताओ चारों विद्युत क्षेत्र है, मतलब क्या है, कोई रेखा नहीं मान के चल रहे हैं हम, भाई कोई चार्ज है, इसमें कोई वस्तु है जिस पर आवेश है, मान लो क्यू आवेश है, तो आवेश मतलब चार्ज है, तो चार्ज की कोई रेखा निकल रही है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि चार्ज की कोई रेखा निकल रही है, ठीक है। तो जिस पर क्या है, धनात्मक धन आवेश और परिषद आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है। एक काल्पनिक, सिंपल सी बात है, काल्पनिक वक्र होता है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई रेखा क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा को प्रदर्शित करती है, बस ये आपको ध्यान रखना है की विशेषता गुण, ये मेन पॉइंट है, ये बस ये आप पढ़ के जाना, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये पॉइंट है आपके जो आप लोगों को याद करने हैं। ये क्या हो रहा है बार बार, चलिए,
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, याद रखिए, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र मतलब कहने का ये है कि धनावेश से निकलती हैं, ठीक है, ऋणावेश में प्रवेश करती है, लेकिन खुला वक्र बनाती है। कैसा बनाती है, खुला। चुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, ठीक है, और ये हमारा कौन सा बनाती है, खुला वक्र। आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र, और विद्युत, क्योंकि उसमें अंदर भी होती है, इसमें अंदर नहीं होती, इसलिए खुला वक्र बोलते हैं, ठीक है। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वो तो बताया था कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर आप खींचते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, ऐसे मान लो ये वक्र बन रहा है भाई आपका, ठीक है, ऐसे ये बना, ये बना, तो यहाँ पर आप किसी बिंदु पर कहीं भी ले लो, आप क्या खींचते हो, स्पर्श रेखा, तो वो क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दिखाएगी। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, तो क्या दिखाएगी, तीव्रता की दिशा को दिखाती है, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं अगर आप खींच रहे हो, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो प्रचय बिंदु मिल जाएगा, मतलब दो तीव्रता मिल जाएंगी, दिशा मिल जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। जहां बल रेखा घनी होती है वहां तीव्रता अधिक होती है, जहां विरल होती है वहां पर तीव्रता कम होती है। मतलब जो बल रेखा है जहां घनी घनी निकल रही है, जैसे हमारे बाल होते हैं घने घने होते हैं, ठीक है, वहां जुए ज्यादा होते हैं, जहां बेगर होते हैं वहां जुए कम होते हैं, सेम ऐसे यहाँ पर है। जहां पर बल रेखा है घनी होती है, जहां जहां घनी होती है वहां तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। जहां विरल होती है, विरल मतलब बेगरी टाइप की होती है, दूर दूर होती है, वहां क्या होती है, तीव्रता बहुत कम होती है। ये विद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरी की तरह भार करती है, मतलब तनी हुई डोरी की तरह, मतलब ऐसा लगता है कि कोई इनको खींच रहा हो, ठीक है, क्योंकि इनमें चार्ज है ना भाई, तो ये खिंची हुई डोरी तरफ ऐसा लगता है कोई खींच रहा हो, मतलब खिंची हुई डोरी तरफ व्यवहार करती है, कोई तना हुआ धागा होता है ना, टाइट टाइट टाइप, इस टाइप से व्यवहार करती है, मतलब लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं रेखीय या वक्री हो सकती है, रेखी सीधी भी हो सकती है और ऐसे वक्री भी हो सकती है। विद्युत बल रेखाएं चालकों के अंदर प्रवेश नहीं करती, मतलब चालकों के अंदर, यानी जो चालक है हमारा, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चार्ज प्रवाहित हो रहा है, आवेश आवेश उसके अंदर नहीं होती है, सिर्फ बाहर होती है, ठीक है, पदार्थ के अंदर प्रवेश नहीं करती। विद्युत बल रेखाओं की खोज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने, आपसे पूछ सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की खोज किसने करी थी, माइकल फैराडे ने, कूलाम ने, और बहुत सारे नाम दे सकते हैं, तो क्या वो माइकल फैराडे, आपको ध्यान रखना है। फैराडे जी ने क्या किया था, विद्युत रेखाओं की खोज करी थी। और कुछ गुण है, खुला पकड़ बनाती, बता दिया, ये तो सब पूरा हो गया, रिपीट का हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं विद्युत धारा। तो हमारा चार्ज हमारा हो चुका है, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा यानी कि करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी कौन सी थी, चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी हमारी कौन सी, करंट, करंट यानी कि धारा विद्युत। तो भाई धारा विद्युत में और आवेश वाला जो है उसमें क्या अंतर है, स्टैटिक में और करंट में क्या फर्क है, यही फर्क है, जो आवेश था वो स्थिर होता है, उसको हम प्रवाहित नहीं करते, वो प्रवाहित नहीं होता, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो करंट यानी धारा होती है वो क्या करती है, वो प्रवाहित होती है। आप बताओ, आप घरों में जो लाइट आ रही है, जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, खंभे से, खंभे पे कहाँ से आ रहा है, बिजली घर से, इस टाइप तो फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा भैया आपको, है ना। तो धारा मतलब प्रवाहित होती है, क्या होती है, प्रवाहित। यदि किसी चालक में टी समय में प्रवाहित धारा आई हो, टी समय में कोई चालक तार है, मान लो ये कोई चालक, चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है, हम चालक बोलते हैं। मैं तार क्यों बोल देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती हो, कोई चालक मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती हो, ठीक है। चले तो चालक या स्वचालक की बात है। तो जब कोई चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है टी सेकंड में, किसमें, टी समय में कोई धारा आई प्रवाहित हो रही हो, तो फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू हमारे यहाँ पर आगे से है। तो किसी चालक में एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा। आवेश प्रवाहित नहीं होता तो स्थिर आवेश, स्थिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रवाहित होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना सा फर्क आपको समझना है, ठीक है। तो एकांक समय में आई इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्यू इक्वल टू पढ़ा था हमने, आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आवेश इक्वल टू पढ़ा था हमने, आई इंटू टी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो पढ़ा था। यहाँ से आई का मान निकाल लो, क्यू अपॉन टी आ जाएगा। अब टी इक्वल टू में वन रख दूं तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू क्यू, मतलब एकांक समय में आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, धारा। खत्म। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। कि कोई चालक में प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा। सिंपल सी बात समझो भाई, जो प्रवाहित होता है वो धारा कहलाता है। अदिश राशि है, इसको हम दर्शाते हैं आई से। अदिश राशि है क्या, लेकिन क्या जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वहां पर हम डायरेक्शन दिखाते हैं कि धारा इस दिशा में जा रही है, लेकिन बोल रहे हैं कि अदिश राशि है। बस ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सदिश के नियमों को पालन नहीं करती, सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, बिना सदिश के नियम के पालन किए एल्जेब्रिक नियमों से ही जुड़ जाती है, घट जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। दिशा होती है, बट यहाँ पर आप कंफ्यूज आओगे, दिशा
मानते नहीं है, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है भाई, ठीक है। तो ये अदिश राशि है, ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है, एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हो। एम्पियर क्यों, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो सबको पता है धारा भाई एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है। और बाकी निकालना हो इस फॉर्मूले से तो आवेश प्रति सेकंड, ठीक है। मात्रक 20 सूत्र निकाल सकते हो, एम्पियर ही होता है इसका तो ए। इसके बाद है विद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन यानी पालन नहीं करती, बता दिया मैंने। चालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति है विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आपको ध्यान रखना है चालकों में जो धारा जो प्रवाहित होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत गति दिशा में, मतलब कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उस दिशा के विपरीत क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, सिंपल सी बात समझ जाना आप लोग। और घुमा के पूछ सकते हैं कि धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन किसमें, चालक में, तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा इधर जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हो धनावेश के प्रवाह की दिशा में। चालकों में धारा प्रवाहित होती है, चालकों यानी चालक या स्वचालक में धारा प्रवाहित होती है, क्यों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं, तो जब वो गति करते हैं तो क्या धारा प्रवाहित होती है, करंट, यानी हमको करंट फ्लो होता है। ऐसे मान लो एक तार है, चलो ये मान लो लकड़ी है, लकड़ी में क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वो नहीं होते, तो लकड़ी क्या कुचालक है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं, तो क्या उसी कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, उसमें दोनों के कारण क्या धारा प्रवाहित होती है। और ये कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती है, होती ही नहीं है, ठीक है। तो अपघट्ट होते हैं जो बिलियनों सेल ऐसे बैटरी वगैरह हमारे होते हैं, अपघट्ट भरे रहते हैं, सेल वगैरह होते हैं, उनमें होती है धन और ऋण आवेशों के कारण होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकते हैं आप लोगों से कि किस में धारा किस कारण प्रवाहित होती है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुचालकों में किसी कारण बहती नहीं है, लकड़ी प्लास्टिक सब क्या है कुचालक। और हमारे क्या अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, इनमें जो हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनमें लगे रहते हैं, उसमें धारा प्रवाहित होती है किस कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होल के कारण, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण, होल मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। और जो होती है विद्युत अपघट्ट बिलियन यानी कि सेल वगैरह, सेल बैटरी जिनमें क्या होता है, बिलियन होता है, भरा रहता है जो, उसमें प्रयोग होती है किसके, धन और ऋण आयनों के कारण। चलिए इतना आपका काम का था। ओम का नियम तो आप जानते हो भाई, ओम ने एक नियम दिया था, क्या दिया था कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक यानी वही चालक समझिए ना भाई, जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो चालक होता है। चालक जैसे लंबाई, ताप, ये हमारे क्या है, अपरिवर्तित रहे यानी चेंज ना हो तब लगता है। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई मेरा नियम तभी लगेगा जब चालक में क्या है, लंबाई वगैरह, ताप वगैरह जो भौतिक राशियां हैं वो क्या रहे, अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी लगाऊंगा अपना नियम में, ठीक है। बोलो ठीक है भाई। तो जब ये अपरिवर्तित रहे, भाई चेंज ना हो, तब क्या होता है, चालक में जो प्रवाहित धारा है उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी जो धारा है, चालक के सिरों पर धारा लग रही है, वो क्या होगी, विभवांतर के समानुपाती होती है। ऐसा उन्होंने बोल दिया भाई, अब बोल दिया तो मानना पड़ेगा। तो भी इक्वल टू क्या है, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती क्या आ गया, आई। और भी इक्वल टू यहाँ से हटाओ तो क्या है, कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं आर, तो हो गया भी इक्वल टू आर आई, इक्वल टू आर आई। यहाँ से आर का मान निकाल लोगे तो आर का मान आएगा भी अपॉन आई। बस यही हमारा क्या है, प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध, इसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। ओम का नियम यहाँ से प्रतिरोध आ गया आर। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये हमें आज तक समझ नहीं आया भाई। कुछ नहीं है, धारा प्रवाह में रुकावट डालता है, धारा प्रवाह में रुकावट डालने वाले कारक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जितना ज्यादा चालक का प्रतिरोध होगा उतनी उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। देखो व्युत्क्रमणपाती, देखो आर क्या है, आई की व्युत्क्रमणपाती है कि नहीं, बताओ। तो प्रतिरोध क्या होता है, धारा प्रवाह में रुकावट डालने वाला कारक क्या कहलाता है, प्रतिरोध, ठीक है भाई। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर भी, वो तो भी समानुपाती आई या भी इक्वल टू आर आई, आर इक्वल टू भी अपॉन आई। आर क्या यहाँ पर चालक का प्रतिरोध, सिंपल सी बात है। ओम के नियम की सीमा क्या है, सीमा तो बता दी मैंने, वही होता है। ये नियम केवल तभी लागू होगा जब क्या हो, चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अपरिवर्तित रहे, ठीक है। लंबाई, ताप, टेम्परेचर कुछ, यह केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। धातु मतलब सिर्फ केवल धातुओं के लिए ही लागू होता है नियम। चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होती है, विकृति यानी उसके उस टाइप का, उसके जो शेप में चेंजेस, ठीक है। चलिए प्रतिरोध लेकर पढ़ लिया। धारा प्रवाह में रुकावट डालने वाले कारक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसे क्या करते हैं, कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है। या किसी चालक का वह गुण जिसे कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध क्या से आर से दर्शाते हैं, राशि है भाई। सिंपल ही बता दिया था मैंने कि मतलब खुद में से चालक में से धारा जो बह रही है उसका क्या करता है, उसका विरोध करता है।
चालक मतलब कि विरोधी, सिंपल सॉरी प्रतिरोध मतलब कि विरोधी। धारा प्रवाह में रुकावट डालने वाला कारक क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इस राशि धारक में आर से दर्शाते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है? V/I ओम के नियम से, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है। इसका भी सूत्र भी हमारा क्या है? याद चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी निकालना चाहो तो V/I से निकाल सकते हो। प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोध के, ठीक है। चालक की लंबाई पर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है। जो हमारा चालक तार है उसकी लंबाई क्या है? उस लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समानुपाती मतलब होता है जैसा ये ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। अब आर समानुपाती एल है तो एल ज्यादा है चालक की लंबाई, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अनप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या होता है? व्युत्क्रमणपाती होता है, मतलब एरिया अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ताप पर करता है, ताप के तो समानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, भाई ध्यान रखना आप लोग। आपसे बहुत आईएमपी चाहिए। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकृति उसकी कैसी है? आयतन परिस्थिति मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? व्युत्क्रमणपाती होती है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा है, सिंपल सी बात बताओ, अभी हमने आपको बताया कि धारा प्रवाहित क्यों होती है, बोला आपने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो धारा क्या प्रवाहित होगी? ज्यादा होगी। तो धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा ना। मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। एयर मतलब यहाँ पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कि क्या होता है? व्युत्क्रमणपाती, बता तो दिया मैंने अभी। चले, अब यहां से हमारा चुंबक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फिनिश हो चुकी है। हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने क्या पढ़ा था? धारा, करंट और चार्ज, ठीक है। दो चीज हमने खत्म कर ली। अगली वीडियो हम क्या करेंगे? पूरा चुंबक खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लाइट लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी भी, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम पे या फिर ऐप पे दे दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बताइए, और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।